चलिए आज हम लोग इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे और इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। प्री में इससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपका मेंस जो होता है यूके पीएससी का या फिर आप यूपीएससी वगैरह देख लें तो वहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन ना एग्रीकल्चर आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो रोड वगैरह रेलवे वगैरह किस तरीके से हमारे देश में बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक है। तो ये सब सारे जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस के लिए, लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा किसके ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर। अब आप जानते हैं कि हमारे इकोनॉमी में कितने क्षेत्र, तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। मतलब क्या हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं भाई, जहाँ पर जनरली एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो किए जाते हैं। फिशरीज इसी के अंदर आएंगे, एनिमल हस्बेंड्री इसी के अंदर आएगा, हॉर्टिकल्चर इसी के अंदर आएगा, है कि नहीं। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर जो होता है उसको हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर बोलते हैं। जहां पर एक्चुअल में क्या होता है भाई, एक्चुअल में अगर उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र अगर बोलते हैं या द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि जो कच्चा माल होता है, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में, अंतिम वस्तु में जो है वो कन्वर्ट करने का जो काम है वो एक तरीके से इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। जैसे आलू है, आलू आलू से चिप्स बनाना किसका काम है भाई, इंडस्ट्री का काम है। तो सिंपल सी बात है, तो इंडस्ट्री अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप शुरुआती दिनों में देखो तो हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ब्रिटिश ने एक तरीके से पूरा बर्बाद कर रखा था, और एक तरीके से हमारे देश से जो कच्चा माल होता था वो अपने देश ले जाता था, और अपने देश ले जाकर वो क्या करता था भाई, वहां पर फिनिश गुड बनाता था, अंतिम वस्तु बनाया। जैसे कॉटन ले गया, कपास ले गया भैया, कपास लेके वहां गया और वहां पर क्या बनाया, क्लोथ बनाया, और उस क्लोथ को फिर हमारे देश में आकर बेचता था। तो ये एक तरीके से जो जिसके वजह से हमारा जो एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हस्तशिल्प वाला जो पूरा उद्योग था वो एक तरीके से बर्बाद कर दिया गया। ऊपर से हमारे देश में कोई मेजर या हेवी इंडस्ट्री या भारी भरकम जो इंडस्ट्री है जो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है वो भी एक तरीके से हमारे देश में नहीं लाया गया। लेकिन जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए तो हमने बहुत सारे रिफॉर्म करने की कोशिश करी। जैसे कि आपको पता होगा 1950 में जो है हमारे देश में प्लानिंग कमीशन आ गया भाई, जो कि आज उसका नाम बदल कर क्या हो गया, नीति आयोग हो गया है। ये तो बात पता है कि जो प्लानिंग कमीशन था, जो योजना आयोग था, उसका अभी नाम क्या हो गया, नीति आयोग। तो उसका प्लानिंग कमीशन का मेन फोकस क्या था भाई, कि हम अपने देश में प्लान करके चलेंगे, और वो कौन सा प्लान, 5 ईयर प्लान जो होगा वो हम लोग लागू करके चलेंगे, 5 ईयर प्लान। और 5 ईयर प्लान में सबसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो किस पर फोकस किया गया, एग्रीकल्चर पर। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो किस पर फोकस किया गया, इंडस्ट्री के ऊपर। बहुत बार बोला जाता है कि यार हमने गलती कर दी कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें हमें एग्रीकल्चर पर ही फोकस करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में उस वक्त आज़ादी के समय 85% जो लोग हैं वो एक तरीके से क्या किस पर निर्भर थे भाई, एग्रीकल्चर पर निर्भर थे। और जो ज़्यादातर कहाँ कहाँ रहते थे भाई, रूरल एरियाज में रहते थे। तो अगर मान लो कि उस वक्त अगर हम लोग सही से अगर एग्रीकल्चर को पनपने देते हैं जिस तरीके से चाइना ने दिया, चाइना ने शुरुआती 2-3 प्लान पूरा किस पर फोकस किया, एग्रीकल्चर पर, और धीरे धीरे कर कर इंडस्ट्री को बढ़ाते चला गया। तो जिसके वजह से क्या हुआ, आप पहले एक चीज को मजबूत करोगे तभी तो आप दूसरे चीज में जा पाओगे। आप मान लो कि आपके यहाँ रॉ मटेरियल हो ही नहीं रहा है तो आप फिनिश्ड गुड कैसे बनाओगे, फिर फिनिश्ड गुड बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो बात तो बराबर हो गया। तो इससे अच्छा है कि हमारे देश में किस तरीके से रॉ मटेरियल बने, लेकिन उस पर खैर हमने फोकस नहीं करा और हम लोग इंडस्ट्री के ऊपर शिफ्ट कर गए, और हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो शुरू करा। इसलिए देखो जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी आया वो एक तो 1948 में आया था, दूसरा जो आधिकारिक रूप में 1956 में आया था, जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि अगर देखो 1951 से लेकर 1956 जो था वो एक तरीके से हमारे देश में क्या था भाई, बताओ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और 1956 से 1960 5 साल, 62, ये हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। और 1956 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जो है वो हमारे देश में आ चुका था। तो यहाँ बेसिक चीजें समझ गए थोड़ा सा। अब समझो कि यहाँ पर इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है या इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर देखा जाए
औद्योगिक क्षेत्र को अगर बोला जाए द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जो औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कच्चे माल को उत्पादों या वस्तु में बदली जाती है। वो उत्पादों या वस्तु में बदली जाती है मतलब उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें भाई? अंतिम वस्तु में। ठीक है, अंतिम वस्तु में उसे क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। और वो कौन करता है भाई? इंडस्ट्री करता है। इसीलिए हम लोग इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलकर चलते हैं। तो याद रखना, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज दैट ट्रांसफॉर्म या दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट ऑफ गुड्स थ्रू द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। क्या? औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, मशीन के हेल्प लेके अलग अलग तरीके से उसमें जो है वो चीजों को कन्वर्ट किया जाता है। अगर हमारे देश में देखा जाए, ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वन ऑफ द वाइटल फिगर दैट अफेक्ट द जीडीपी। अगर हमारे देश में ग्रो करना है या फिर वृद्धि करना है हमारे देश को, या ग्रोथ आगे लेकर चलना है, तो उसके लिए इंडस्ट्री को बढ़ना बहुत जरूरी है। अब इंडस्ट्री अगर सही तरीके से नहीं बढ़ा तो एक तरीके से हमारी इकोनॉमी को एक तरीके से गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, दोनों तरीके से, जीडीपी के मामले में और एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी। अगर रोजगार देखो, एग्रीकल्चर रोजगार तो देता ही है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर के अलावा कोई दूसरा अगर रोजगार अगर आपको बढ़ाना है, जहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या हो गया भाई? जो असंगठित क्षेत्र हैं, ठीक है, जिनको संगठित नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र वाले कहाँ है भाई? लोग एग्रीकल्चर में। जहां पर अब सोचो, एग्रीकल्चर कितने फार्मर होंगे जो टैक्स भरते होंगे। हमारे देश में उस तरीके का माहौल ही तैयार नहीं किया गया कि जिसकी वजह से उन लोगों को उतना काबिल बनाए ताकि वो टैक्स भर पाए। लेकिन देखो, इंडस्ट्री वाले टैक्स भरते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इंडस्ट्री को लिंक कैसे किया जाए ताकि हमारे देश में रोजगार वगैरह ज्यादा सृजन हो पाए। तो अगर देखा जाए हमारे देश में अगर जीडीपी को ग्रो करना है, तो जीडीपी का मतलब ही क्या होता है भाई? सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है? कि हमारे देश में जितना भी गुड्स और सर्विस बनेगा या गुड्स जितना भी उत्पादन होगा उसकी जितनी वैल्यू होती है। जैसे मान लो हमारे देश में 100 रुपये का सामान बना, ठीक है, सामान बना, उसकी उतनी वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश की जीडीपी 100 रुपये के बराबर है। अगर हमने बोला कि हमारे देश में अगर मान लो कि 500 रुपये का सामान बना, तो हम लोग क्या बोले? हमारे देश की जीडीपी 500। तो जितना भी उत्पादन होता है, सिंपल सा जीडीपी का मतलब होता है, बार बार बताया मैंने, कि हमारे देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस बनता है उसकी जितनी वैल्यू होगी, जितना कीमत होगा, वही हमारे देश का क्या होगा? जीडीपी। और आप यहाँ याद रख सकते हैं कि यहाँ गुड्स है भाई, सबसे ज्यादा गुड्स बनते हैं। अब जितना ज्यादा गुड्स हमारे देश में बनेंगे उतना ज्यादा हमारी जीडीपी बढ़ेगी। और गुड्स कहाँ बनेगा भाई? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे अगर देखा जाए, इन इंडिया ये क्या हो गया इसको है? अच्छा, ब्रश से क्या होता है कि ये थोड़ा सा धीमा कलर आ जाता है कि नहीं? अब यहाँ पर देखो, इन इंडिया द सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली कितना? 25.66% टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2024। तो अगर देखा जाए लगभग 25 या 26% मान लो, तो मतलब अगर मान लो कि हमारे देश में अगर 100 रुपया इनकम आ रहा है, तो 26 रुपया कहाँ से आ रहा है भाई? इंडस्ट्री सेक्टर से, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसको और भी बढ़ाने की बात है, क्योंकि अभी भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको एग्रीकल्चर सेक्टर का देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से हमें अभी फोकस करके चलना है। ज्यादातर लोग काम तो कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन उस तरीके का इनकम वहां पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। दूसरा बात अगर देखो, देखो अब कौन सा डिपार्टमेंट है भाई? डिपार्टमेंट में देखो, द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP याद रखिएगा, हैज बिन रीनेम्ड, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। पहले ये था DIPP, अब क्या बदल के कर दिया गया? DPIIT, जो पूरे इंडस्ट्री को देखता है, संचालित करता है, डिपार्टमेंट है। और उसके अंदर जो है वो एक तरीके से कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो याद रखिएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई? जो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग।
तो ये जरूरी याद रखना है कि भाई कौन से विभाग का, विभाग और मंत्रालय दोनों अलग है। मंत्रालय जो पूरे विभाग को कंट्रोल करता है, याद रखना। मंत्रालय जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है एक मिनिस्ट्री है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, विभाग होते हैं। सेम उसी तरीके से जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर विभाग अलग अलग होते हैं, उसमें से सबसे जो मेन विभाग है वो आपको DPIIT देखने को मिलता है, जो कि हमारे इंडस्ट्री को सही तरीके से रेगुलेट करने के बारे में बात करता है, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो भी औद्योगिक नीति लाई जा रही सरकार के द्वारा, उसको सही तरीके से लागू करने का काम किसका है भाई? लागू। चाय पी लिए तुम लोग? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो, तो DPIIT जो है वो एक तरीके से सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी जितने भी रिफॉर्म हुए हैं अभी तक, उसको लागू करने का जो काम है वो कौन करती है भाई? DPIIT, ठीक है। उसके बाद देखो, द सब्सिक्वेंट ईयर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इवॉल्व होता चला गया भाई, जिसकी वजह से मतलब ऐसा तो नहीं ना भाई 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोग मान रहे हैं, हमेशा से चेंज होता हुआ आया है। और जिस तरीके से 5 ईयर प्लान चेंज होता चला गया, सेम उस तरीके से अगर देखा जाए तो औद्योगिक नीति भी हमारे देश में चेंज हुआ है। अगर मान लो आप औद्योगिक नीति, आज के जमाने में अगर औद्योगिक नीति बोला जाए तो AI सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भाई। जहां पर अगर मान लो कि औद्योगिक नीति के तहत अगर आज हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आज अगर हम लोग AI को इंक्लूड नहीं करते हैं प्रोडक्शन में या उत्पादन में, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, जो कि एक तरीके से सोचने वाली बात है कि नहीं? देखो यहाँ पर क्रमिक पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के लिए विशिष्ट प्राथमिकता भी निर्धारित की गई, जो कि एक तरीके से देखा जाए कि स्पेसिफिक प्रायोरिटी दिया गया हमारे देश को कि इंडस्ट्री को डेवलप करना है, और औद्योगिक क्षेत्र को अगर जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा हमारे देश में एक तरीके से जो एग्रीकल्चर पर निर्भरता है वो हटकर इंडस्ट्री के ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ गए। अब देखो इवोल्यूशन कैसे होता है। सबसे पहले कि अगर देखा जाए भारत में औद्योगिक नीति का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ। शुरुआती में जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान में, जैसे यहाँ देखो, अगर देखा जाए हमारे देश में अभी तक 5 इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो लाया जा चुका है। सबसे पहले मैंने बताया जैसे हमारा देश आजाद हुआ 1948 में लाया गया भाई। तो याद रखना है कि अभी तक कितने औद्योगिक क्रांति जो है वो हमारे देश में लाई जा चुकी है। सबसे पहले 1948, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट 1956 वाला डालता है, ठीक है, जब सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसको लागू करने के बारे में बात किया जाता है। फिर तीसरा कब आया भाई? आपका 1977, फिर आ गया 1980, फिर 1991। देख रहे हो? तो क्या इधर बढ़िया सब ठीक है। 1948, 56, 77, 80 और 91। उसके बाद भी अलग अलग तरीके छोटे मोटे लेवल पर आया, लेकिन उतने बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल देखो 1991 में करने के पीछे एक वजह भी था, क्योंकि 1991 के रिफॉर्म की वजह से हमारे देश को, या हमारे देश में जो LPG रिफॉर्म हुआ था, LPG रिफॉर्म का मतलब क्या? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि एक मुख्य वजह था खास करके हमारे इंडस्ट्री को इवॉल्व करने। क्योंकि हम लोग ना तो पहले क्या होता था 1991 से पहले, ना तो हम बाहर की इंडस्ट्री को यहाँ आने देते थे, और न ही हमारी इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से बाहर जाते थे, जो कि एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो यहाँ पर सही बात है, इसको समझो 1948। अब एक एक कर समझते चलेंगे क्या हुआ। देखो पढ़ाई करना हर एक समय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले समय में तुम लोगों के लिए। जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, सच बता रहा हूँ, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, आप लोगों को 1 फुट आगे या फिर 1 स्टेप अहेड होना पड़ेगा हर एक स्टूडेंट से, तभी आप वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। बाकी क्रांति लाते जाइए, जिस तरीके से यहाँ पर औद्योगिक क्रांति लाया जा रहा है कि नहीं। तो देखो 1948 की औद्योगिक नीति जो संकल्प लाया गया, 1948 में क्या लाया गया भाई? रिजोल्यूशन लाया गया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। ये जो है इंडस्ट्रियल अनाउंस कब किया गया था भाई? अप्रैल 1948 में। किसके द्वारा? उस वक्त के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर SP मुखर्जी के द्वारा। पहली बात याद रखना है, SP मुखर्जी जो इंडस्ट्रियल जो मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने एक तरीके से अप्रैल 1948 में उन्होंने संकल्प लिया कि हम लोग इंडस्ट्री में रिफॉर्म लाएंगे, क्योंकि हम लोग आजाद हो चुके थे भाई, और हमने रिफॉर्म लाने की बात वहां पर कह दी। उसके बाद अगर देखा जाए, हम लोगों ने देखो ना तो हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को या कैपिटलिज्म को चुना,
ना तो हमने सोशलिज्म को चुना। अब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में बेसिक सा फर्क क्या है भाई? कैपिटलिज्म का मतलब पूंजीवाद, और इसमें क्या हो गया, सोशलिज्म का मतलब क्या हो गया, समाजवाद। ठीक है, समाजवाद, और एक तरीके से कैपिटलिज्म मतलब क्या, पूंजीवाद। पूंजीवाद और समाजवाद में बेसिक सा फर्क अगर कोई बोले तो आप यही बोलोगे, कैपिटलिज्म या फिर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर निजी क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, या फिर पूरी इकोनॉमी या पूरी अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र चलाती है, जहां पर सरकार की दखल अंदाजी बहुत कम होती है, गवर्नमेंट जो होती है बहुत कम इंटरवीन करती है। दूसरा अगर देखा जाए सोशलिज्म में या फिर सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या है भाई, या सेंट्रलाइज प्लान्ड इकोनॉमी में, समाजवाद में गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होता है। जैसे आप चाइना देख रहे होंगे, रशिया देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या, यहाँ तक सरकार तय करती है कि सब्जी का दाम या फिर सब चीज का दाम क्या होगा क्या नहीं होगा, वो इंडस्ट्री तय नहीं कर सकती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सरकार है वो सारी चीजों को लेकर चलती है, मतलब यहाँ पर सरकार का दबदबा ज्यादा है समाजवाद अर्थव्यवस्था में। दूसरा कैपिटलिज्म में, जैसे कि आप यूएसए देख सकते हैं, यूएसए क्या है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है भाई, एक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, जहां पर देखो प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया, जैसे देख लो एप्पल देख लो, और कौन से हैं भाई, फेसबुक देख लो, और कौन से हैं, और कौन से हैं, गूगल वगैरह, वो सब सारे कहाँ से निकल के आए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ से, यूएसए से, क्योंकि वहाँ हमेशा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन ना तो हमने सोशलिज्म को चुना, ना ही हमने कैपिटलिज्म को चुना, हमने क्या चुना कि हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर चलेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है जहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में मिलकर काम करें। तो हमने ये सोचा कि भाई जहाँ पर मतलब सरकार भी रोल प्ले करेगी और जहाँ पर प्राइवेट भी एक तरीके से या निजी क्षेत्र भी साथ में लेकर चलेंगे। तो यही है कि एक तरीके से हमने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी चुनेंगे भाई, और इंटरेस्टेड टास्क या इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इंडस्ट्री या फिर बोला जाए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को औद्योगिक विकास का कार्य सौंपा गया। मतलब जो औद्योगिक विकास होगा उसमें सिर्फ सरकार का रोल नहीं होगा, उसमें एक तरीके से किसका, प्राइवेट का भी, निजी क्षेत्र का भी रोल होगा। मतलब निजी इंडस्ट्री भी होगा हमारे देश में। देखो शुरुआत में बहुत ज्यादा जो सार्वजनिक उद्योग हुआ करते थे, ठीक है, बाद में चलकर 1991 के बाद हमने एक तरीके से बहुत ज्यादा बदलाव करा और उसमें बहुत सारे निजी जो इंडस्ट्री को हमने पनपने दिया। इसका मतलब कि आज भी देखो बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो भारत सरकार के पास भी है, और बहुत सारा इंडस्ट्री जो है आपको प्राइवेट के हाथ में भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने वहां शुरुआत करी 1948 में। अगर देखा जाए 1948 के जो आईपीआर जो था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, उसके मेन इंपॉर्टेंट क्या था कि डेवलपमेंट की मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस तरीके से हम लोग साथ में डेवलप करें, और जो उद्योगों के विकास के लिए राज्य कार्यक्रम। अब सोचो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करता रहे तो एक तरीके से कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, राज्य सरकारों को भी उस तरीके से काम करना पड़ेगा भाई, या काम करना चाहिए। तो उसमें एक तरीके से राज्य सरकारों को भी इंक्लूड किया गया। इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में फेडरल सिस्टम जो है वो लागू किया, संघवाद का ढांचा बोलते हैं ना, जिसमें सबको साथ में लेकर चलने की बात जो है वो एक तरीके से की गई, संघवाद का ढांचा। ठीक है, दूसरा बोला गया प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। हमारे देश में अगर देखा जाए तो कॉटेज इंडस्ट्री और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको भी प्रमोट किया गया, लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया गया भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया भाई, बट इफेक्टिव कंट्रोल। देखो विदेशी निवेश को हमारे देश में अलाउ तो किया गया, लेकिन गवर्नमेंट जिस विदेशी कंपनी को या विदेशी निवेश को आने का मौका देगी उसी विदेशी निवेश को यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि फ्री था, लिबरलाइज था, जो अभी हो रहा है। जैसे अभी कोई भी कंपनी हमारे देश में इंडस्ट्री खोल सकती है भाई प्रॉपर नियम कानून के हिसाब से, लेकिन पहले एक तरीके से विदेशी इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन सरकार जिसको लाना चाह रही है वही आएगा। तो ये 1948 के कुछ जो इम्पोर्टेंट फीचर्स या गुण या विशेषता है वो देखने को मिलते हैं। 1956 में अगर देखा जाए क्या है भाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। 1956 में अगर देखने को मिलेगा हमने अडॉप्ट करा भाई। इस वक्त तक हमारे देश में संविधान जो है वो आ चुका था। 1948 में संविधान तो आया नहीं था भाई। संविधान कब आया था, कब आया था भाई, 1950
1950 में आया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक तरीके से संविधान बनने के बाद उसको संवैधानिक तरीके से भी मतलब उसमें डालने की कोशिश करी कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि उसमें एक संवैधानिक अप्रोच के हिसाब से काम किया जाए। तो इसके तहत जो है 1956 का औद्योगिक नीति जो संकल्प है वो लाया गया भाई 1956 में, ठीक है, जिसमें दोनों चीज रखा गया। क्या क्या चीज भाई, याद रखना, सोशियो इकोनॉमिक गोल दोनों, कि इंडस्ट्री को हम लोग या औद्योगिक क्षेत्र को इस तरीके से डेवलप करेंगे जिससे सोशल डेवलपमेंट भी हो, मतलब सोशियो डेवलपमेंट भी हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, सामाजिक सामाजिक वृद्धि हो और आर्थिक वृद्धि दोनों। सामाजिक और आर्थिक वृद्धि जब भी होता है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो एक इंक्लूसिव ग्रोथ है, मतलब समावेशी वृद्धि है माना जाएगा, कि हम समाज को भी देख रहे हैं, कि समाज को भी साथ में लेकर चल रहे हैं और साथ ही साथ हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी लेकर चल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ज्यादा से ज्यादा बढ़े। आगे देखो, द पॉलिसी मेड द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट इज नॉट ओनली द आउटलाइन इन द बेसिक फ्रेमवर्क, बट उसको अप टू अगर बोला जाए 1991 तक हमने दोनों चीज पर फोकस करके चला। क्या, किस पर, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज दोनों पर, ताकि जो चीजें हैं, ताकि औद्योगिक जो क्षेत्र है वो एक तरीके से समाज के लिए भी काम कर पाए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था हमारा 1956 का औद्योगिक नीति से, क्या था भाई, कि हमें क्या करना भाई, रेट ऑफ इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, जो आर्थिक विकास है उसमें तेजी लाना है, और साथ ही साथ स्पीड द इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर भी आ गया ना, सोसाइटी के लिए भी काम करना है कि समावेशिता के साथ, और साथ ही साथ मतलब समाज और समाजवादी स्वरूप को प्राप्त करना, और दूसरा क्या, आर्थिक विकास की दर में तेजी लाना। ये दोनों मेन या फिर मेन मकसद था हमारे देश की, क्योंकि भाई हमारे देश में पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो ही रहा था बहुत रफ्तार तरीके से। जैसे ही हमारे देश में अगर बोला जाए 1948 तक तो हमारे देश की स्थिति खराब थी भाई, जीवन प्रत्याशा बहुत खराब था। उस वक्त सोचो 1948 में जीवन प्रत्याशा कितना होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो कितना होगा, मतलब अधिकतर कितने साल तक जीते थे लोग, 32 साल तक। तो इसका मतलब सोचो कि कितनी कम उम्र जो है, क्यों, अब मान लो किसी भी देश में अगर मेडिकल फैसिलिटी नहीं होगा, खाने पीने की चीजें नहीं होंगी, तो लोग जल्दी मरेंगे। तो लोग 32 साल ही लगभग औसतन जिंदा रहते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे खाना वगैरह सही तरीके से प्रोवाइड हुआ तो हमारा जीवन प्रत्याशा देखो आज 72 के आसपास जो है पहुंच गया है। तो एक तरीके से वैसे 67 के आसपास है, लेकिन जो है महिलाओं में वो थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब ज्यादा समय तक जिंदा रहती है भाई। अब महिलाओं को ज्यादा समय तक जिंदा रहने का कारण क्या है पता है, क्या कारण, क्या कारण है भाई, बताओ, शादी तो कारण नहीं है, है कुछ भी कारण है लेकिन जिंदा तो रहती है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बात अभी अभी हाल ही में वुमेन्स डे था ना कुछ, है ना, वुमेन्स डे था ना, उसमें मैंने एक बड़ा अच्छा लाइन पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा कि आधे जो पॉपुलेशन है वो महिला है, और आधा जो बचा वो पॉपुलेशन है वो उन महिलाओं के कारण है। सिंपल सी बात है, महिला नहीं होते तो पुरुष कहाँ से होते हैं, सिंपल सी बात। मतलब एक बात बोला गया कि एक थोड़ा सा सोसाइटी जो पैटर्न है, हमने क्या किया शुरुआती दिनों में अगर देखा जाए तो महिलाओं को उतना तवज्जो नहीं दिया गया सोसाइटी में ग्रो करने का, जो कि आज मिल रहा है। और आज लड़कों को दिक्कत होता है कभी कभी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन यहाँ बेटा तो पढ़ रहा है लेकिन वो बेटा तो चाय पी रहा है। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। आगे देखो भाई, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इधर सब लोग ध्यान देना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो अब क्या बोला गया 1956 वाले इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर एक तरीके से क्या है, स्केड्यूल ए, मतलब उसको कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया भाई। अभी शुरुआत में देखते हैं, वैसे 5 3 हो गया इधर, और देखो मेनली इसको 3 ही भाग में बांटा गया था। इसको देखो पहला भाग, ठीक है, देखना ध्यान से। पहला बोला गया स्केड्यूल जो ए है, अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी की इंडस्ट्री को हमने 3 भाग में बांटा। सबसे पहला एक वैसा इंडस्ट्री जिस पर पूरा कंट्रोल किसका होगा, सरकार का, जिसको पब्लिक सेक्टर बोला गया। दूसरा वैसा जो कि मिक्स सेक्टर, मिक्स सेक्टर जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में काम करेंगे, वैसे उद्योग। और तीसरा कौन है, जिस पर प्राइवेट जो है, मतलब वैसे चीजों पर जिसमें एक तरीके से प्राइवेट जो है वो अपनी इंडस्ट्री को खोल सकता है या फिर बढ़ा सकता है। तो अगर देखा जाए इसमें 17 इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से रिजर्व रखा गया था, किसके लिए,
सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, मतलब अगर देखा जाए सरकार उसको लेकर चलेगी। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि जो शेड्यूल ए है उसमें जो है वो कितने इंडस्ट्री भाई 17, 12 इंडस्ट्री वैसे रखा गया जहां पर मिक्स्ड, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट एक तरीके से साथ में मिलकर इंडस्ट्री को बढ़ाएगी। और उसके अलावा थोड़ा बहुत कुछ जो बचा वो प्राइवेट के हाथ है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे देश में प्राइवेट को शुरुआत में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया था। शुरुआत में अगर देखा जाए जो प्राइमरी मूवर के रूप में या फिर ज्यादा तवज्जो जो है वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को दिया जा रहा था, ठीक है। या फिर बोला जाए जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट कंपनीज को ज्यादा तवज्जो देकर चल रही थी, लेकिन उसमें प्राइवेट जो है उसको एक लौते तरीके से बहुत कम स्कोप था बढ़ने का शुरुआती दिनों में 1991 से पहले। उसके बाद तो बढ़ गया, ठीक है। तो ये 3 याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 12 और एक तरीके से 17। अब देखो एक ना 1966 में MARTP आया, ठीक है, या MAR नहीं MRTP होगा, MRTP मतलब M मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड क्या होगा प्रैक्टिस, ठीक है। MRTP एक्ट आया था। MRTP एक्ट का मतलब क्या हो गया भाई, एकाधिकार और जो प्रतिबंधात्मक, ठीक है। तो प्रतिबंध का मतलब क्या हो गया रेस्ट्रिक्शन। अब मोनोपोली मतलब कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर सकती है, कौन इंपोर्ट कर सकती है, उसके ऊपर जो है ऐसा नहीं था कि हमारे देश में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था और बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा था, तो कौन इंपोर्ट कर सकता है कौन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है उसके ऊपर जो है पूरा पॉलिसी लाया गया, जो कि MRTP पॉलिसी लाया गया। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। इसमें क्या है भाई, जो MRTP जो है वॉज इनेक्टेड इन 1969 एंड MRTP जो कमीशन था, ठीक है, वो एक तरीके से कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1970 टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड प्रोहिबिट द रेस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कि जो भी गलत तरीके से व्यापार कर रहा है उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो गलत तरीके से होता था ना कि गलत तरीके से कोई मान लो कि स्मगलिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या फिर गलत तरीके से ट्रेड कर रहा है, जो सामान सरकार ने नहीं बोला है उसको एक तरीके से बाहर विदेश से लाया जा रहा है, क्योंकि पहले उतना तो टेक्नोलॉजी नहीं था कि ट्रैक कर ले भाई, कोई इधर से चला गया, उधर चला गया, कुछ सामान उधर चला गया, तो उसको एक तरीके से कंट्रोल करने के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। अगर बोला जाए अंडर दिस एक्ट कंपनीज हैव एसेट बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट दैट इज ₹20 करोड़ इन 1985 वे आर प्लेस्ड अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट। अगर देखा जाए 20 करोड़ अधिनियम के तहत सीमा जो कितना रखा गया, 20 करोड़ से अधिक संपत्ति रखने वाली कंपनी को अधिनियम के दायरे में रखा गया था कि जो 20 करोड़, क्योंकि वही सब है जो एक तरीके से ट्रेड वगैरह करने की गुस्ताखी कर सकते हैं, और अगर सरकार ने नहीं बोला तो वो सामान आप नहीं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो, सरकार ने जिसको बोला वही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे। मतलब एक तरीके से प्रतिबंध था कि भाई ऐसा नहीं कि आप खुले रूप से किसी भी चीज को एक तरीके से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो। तो उसके लिए एक एक्ट लाया गया था, MRTP एक्ट लाया गया था, जो कि आपको याद रखना है। बाद में चल के यहाँ पर देखो द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जो एक्ट था MRTP 1969 उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे भाई, कंपटीशन एक्ट 2002। क्यों भाई 2002 में कंपटीशन, क्योंकि पहले प्रतिबंध था, अब क्या हो गया कंपटीशन, जब 1991 का रिफॉर्म हुआ, ठीक है। 1991 के रिफॉर्म की वजह से क्या हुआ, हमने अपनी इकोनॉमी को खुली अर्थव्यवस्था बना दी भाई। अब जिसकी वजह से हम लोग जो है बहुत सारे इंडस्ट्री को हमने बोला कि आप जाके आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, तो अब कंपटीशन को मतलब क्या प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के बारे में बात किया गया 2002 में। याद रखना ये कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन से MRTP को कंपटीशन एक्ट में बदला गया भाई, राघवन कमेटी। याद रखना कि पहले MRTP था, MRTP का मतलब जिसमें प्रतिबंध था कि क्या आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या इंपोर्ट कर सकते हो, क्या कंपनी खोल सकते हो बाहर, लेकिन बाद में कंपटीशन एक्ट आया राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन से, जिसकी वजह से हमने क्या किया, हमने एक तरीके से बढ़ावा देना शुरू किया। और याद रखना यहाँ पर एक कमीशन बैठाया गया जिसका नाम है, आज भी जो रेगुलेट होता है या रेगुलेट करता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट, ये करंट वाली चीजें हैं जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझ कर चलना है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज, MRTP आया था भाई 1969 में,
उसके बाद कंपटीशन एक्ट आया 2002 में, फिर एक स्टैट्यूटरी बॉडी वैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि एक तरीके से हमारे देश में प्रतिस्पर्धा अधिनियम के सभी नियमों को लागू करती है ताकि कोई भी इसका गलत फायदा ना उठा पाए और सही तरीके से कंपटीशन जो है वो बना रहे और सारे लोग जो है वो अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके चले। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक 3 चीजें समझ में आ गई, क्लियर? अब देखो यहाँ पर, उसके बाद देखो तीसरा, गुड मॉर्निंग जी। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या, इंडस्ट्रियल जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है 1970, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो पॉलिसी है 1970 में, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जो 1970 में आया भाई, तो हमने अभी तक क्या देखा 1956 और क्या देखा 1948, उसके बाद कब आया 1970। तो 1970 वाले में क्या बोला गया, लाइसेंसिंग राज शुरू हुआ, मतलब लाइसेंसिंग राज जो या फिर लाइसेंस इशू करने लगा कौन, भारत सरकार, कि भाई लाइसेंस वगैरह लेके आप एक तरीके से इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करें। मतलब औद्योगिक विकास एवं जो विनियमक या विनियमन जो अधिनियम 1951 ने सरकार को नए उद्योग स्थापना, मौजूदा जो उद्योग को विस्तार या फिर अगर देखा जाए उत्पादों का अलग अलग उत्पादन कर सकते हैं, उसमें भी जो है अलग अलग जो है चीजों को हम लोग गुड्स जो है वो क्या कर सकते हैं, बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक बात बोली गई क्या, लाइसेंस को एक तरीके से देना शुरू किया कि भाई अब जिसके पास लाइसेंस होगा, क्योंकि धीरे धीरे चीजें बढ़ रही थी भाई, तो अगर लाइसेंस नहीं होता तो एक तरीके से दिक्कत परेशानी होता है कि नहीं, तो लाइसेंसिंग जो है वो सरकार ने जारी करना शुरू किया और इसका जो सबसे ज्यादा फायदा उठाया गया वो जो बड़े इंडस्ट्री थे उनसे, उनके द्वारा बहुत ज्यादा इसका फायदा उठाया गया। क्यों? क्योंकि वो बड़े इंडस्ट्री लाइसेंस तो ले लेते थे, लेकिन जो छोटा इंडस्ट्री है उसको वो लोग लेने नहीं देते थे बाद में चलकर, जिसके वजह से आपको देखने को मिलेगा बाद में जो है इसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई भी हुई थी भाई। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी अगर देखा जाए, इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया किसके, 4 पार्ट में। हमने देखा कि 1956 के औद्योगिक नीति के तहत जो है अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी में बांटा गया था भाई इंडस्ट्री को। लेकिन इस अधिनियम 1970 में जो है वो हमने 4 पार्ट में बांट दिया। पहला कोर सेक्टर होगा भाई, एक होगा मिडिल सेक्टर, एक होगा नॉन कोर हेवी इन्वेस्टमेंट सेक्टर जिसमें ज्वाइंट सेक्टर काम करेंगी, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, लाइसेंस मुक्त सेक्टर, कि कुछ ऐसे सेक्टर होंगे जिसमें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इन तीनों को लाइसेंस लेने की जरूरत है और कुछ ऐसे सेक्टर थे जिसको लाइसेंस, क्योंकि मान लो कि कोई अगर मान लो छोटे मोटे लेवल पर अपनी कॉटेज इंडस्ट्री चला रहा है या फिर मान लो कि फूड क्रॉप वगैरह उगा रहा है या फिर जो है बिस्किट बना रहा है, कुछ वैसा बना रहा है छोटे लेवल पर, तो उसको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती थी शुरुआती दिनों में। तो अगर आप देख सकते हो कि अगर बोला जाए कि 4 अलग अलग तरीके से इंडस्ट्री को कौन से रिफॉर्म में बांटा गया भाई, या कौन से पॉलिसी के तहत बांटा गया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी 1970 में। और याद रखना कि लाइसेंसिंग पॉलिसी अगर इंडस्ट्रियल औद्योगिक नीति के तहत अगर देखा जाए तो 1970 में लाया गया कि लाइसेंस के थ्रू जो है इंडस्ट्री को सेटअप किया जाए, और लाइसेंस कौन जारी करेगा, सरकार जारी करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे देखो, उसके बाद आते हैं चौथा रिफॉर्म 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 में, औद्योगिक नीति जो है 1977 में। इस वक्त जो था वो आपको देखने को मिलेगा लगभग ग्रीन रेवोल्यूशन का एक फेज पूरा कंप्लीट हो चुका था।